नमस्कार, मैं डॉक्टर नवनीत सांगवान, बीकॉम सेकेंड ईयर EAFM पेपर फेस्ट मनी एंड बैंकिंग है उसमें लास्ट टाइम पे हम लोगों ने या लास्ट वीडियो में हम लोगों ने मनी सप्लायर एंड मनी मल्टीप्लायर के बारे में डिस्कस करा था। आज एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ जो क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी या वैल्यू ऑफ द मनी के बारे में है, जिसमें सबसे पहला जो इक्वेशन आती है वो फिशर की आती है और उसे क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी या वैल्यू ऑफ मनी भी बोला जाता है। यानी फिशर का समीकरण या मुद्रा का परिमाण सिद्धांत क्या होता है उसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन ये आता है वैल्यू ऑफ द मनी क्या होता है, यानी मुद्रा का मूल्य है वो क्या होता है। तो सिंपल वर्ड्स में डिफाइन करना चाहे हाउ मच क्वांटिटी कैन बी परचेज्ड, how much quantity of goods and services can be purchased in a single or one unit of money is known as value of the money। यानी मुद्रा की एक इकाई में किसी भी वस्तु या सेवा की कितनी इकाई खरीदी जा सकती है वो मुद्रा का मूल्य होता है। मान लीजिए 1 रुपये में एक कैंडी आती है तो मुद्रा कितनी हुई, क्वांटिटी एक रुपया हो गया, उसके बदले में आप क्या खरीद सकते हो, एक कैंडी खरीद सकते हो। तो ये मुद्रा का मूल्य या वैल्यू ऑफ मनी हो जाता है। अब उसके बाद में आते हैं फिशर के इक्वेशन पे। फिशर है उन्होंने डायरेक्टली क्वांटिटी ऑफ मनी है उसी से प्राइस लेवल और वैल्यू ऑफ द मनी है उसको जस्टिफाई करा है। उनके अकॉर्डिंग मनी है उसका सिंगल यूज होता है और वो होता है ट्रांजैक्शन, यानी एक्सचेंज के काम में ही मनी आता है। आप सिर्फ और सिर्फ अपने पास जितना भी मनी या पैसा रुपया जो अपने पास में होता है उससे कमोडिटीज़ को परचेज कर सकते हैं अपने कंजम्पशन के पर्पज़ से या किसी और पर्पज़ से। दूसरे किसी पर्पज़ के लिए मनी है वो यूज में नहीं आता। पहला तो इन्होंने ये अज्यूम करा है। दूसरा, इनकी 3-4 अजम्पशंस और भी हैं जो क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी की अजम्पशन मान सकते हो या फिशर की अजम्पशन मानी जा सकती है, जिसमें नंबर 1 आता है नो चेंज इन बिजनेस कंडीशंस। यानी जिस पर्टिकुलर टाइम पे आप वैल्यू ऑफ मनी प्राइस लेवल कैलकुलेट कर रहे हैं उस पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन में बिजनेस कंडीशंस में कोई चेंज नहीं आना चाहिए। रीजन बीइंग प्रोडक्शन इंक्रीज होता है तो सप्लाई इंक्रीज होती है, फिर उसी के रेफरेंस में क्वांटिटी ऑफ मनी इंक्रीज करना पड़ता है, फिर प्राइसेस इंक्रीज होती है। तो जिस पर्टिकुलर टाइम में स्टडी कर रहे हैं इस थ्योरी की उस पर्टिकुलर टाइम में बिजनेस कंडीशंस में कोई चेंज नहीं आना चाहिए। फिर सेकंड है इसमें नो चेंज इन ट्रांजैक्शन ऑफ कमोडिटी एक्सचेंज, वस्तु विनिमय के सौदों में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। इनके अकॉर्डिंग जो डिमांड ऑफ मनी होता है वो PT होता है। P किसी भी कमोडिटी की प्राइस और T नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन या सौदों की संख्या कितनी है वो होती है। इसीलिए स्टडी टाइम ड्यूरेशन में इन्होंने ये अज्यूम करा है कि जो ट्रांजैक्शंस हैं उसमें कोई चेंज नहीं आना चाहिए। फिर थर्ड इसमें आता है नो चेंज इन क्वांटिटी एंड वेलोसिटी ऑफ क्रेडिट मनी। ये सप्लाई के रेफरेंस में आ रहा है। सप्लाई में M होता है मनी सप्लाई, फिर उसकी वेलोसिटी, फिर क्रेडिट मनी होता है M1 और वेलोसिटी ऑफ क्रेडिट मनी। तो इनके अकॉर्डिंग जो प्रोपोर्शन स्टार्टिंग में M और M1 का हो जाता है और V और V1 का हो जाता है, बाद में उसमें कोई चेंज नहीं आनी चाहिए। और लास्ट है इसमें वेलोसिटी ऑफ मनी रिमेन्स कांस्टेंट। यानी अगेन वही बात है, यहाँ पे क्रेडिट मनी की बात करी थी, यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ मनी की बात हो जाती है कि उसकी वेलोसिटी में स्टडी टाइम ड्यूरेशन में कोई चेंजेस नहीं आने चाहिए। यानी जैसे पहले किसी की वेलोसिटी 4 थी, यानी एक 100 रुपीज़ का करेंसी नोट है वो 4 टाइम्स यूज आता है तो उसकी वेलोसिटी 4 हो जाती है। इसमें कोई चेंज स्टडी टाइम ड्यूरेशन में नहीं आना चाहिए। ये कुछ अजम्पशंस हैं, इनके साथ में क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी को स्टडी करा जाता है या फिशर है उसकी इक्वेशन को स्टडी करा जाता है। अब फिशर के अकॉर्डिंग क्वांटिटी ऑफ मनी एंड प्राइस लेवल है उसमें डायरेक्ट प्रोपोर्शनल रिलेशन होता है, उसमें प्रत्यक्ष आनुपातिक संबंध पाया जाता है। अगर आप क्वांटिटी ऑफ मनी को इंक्रीज करते हैं तो उस केस में प्राइस लेवल है वो भी उसी प्रोपोर्शन में उसी अनुपात में इंक्रीज हो जाएगा। और क्वांटिटी ऑफ मनी एंड वैल्यू ऑफ मनी है उसमें इनवर्स प्रोपोर्शनल रिलेशन होता है, विपरीत आनुपातिक संबंध पाया जाता है। आप जितना % क्वांटिटी ऑफ मनी को इंक्रीज करते हैं उतना ही % वैल्यू ऑफ मनी है वो डिक्रीज हो जाती है।
जैसे कि यहाँ पे आप लोग बोर्ड पे देख पा रहे होंगे 3 सिचुएशन इसमें बनती है। अगर आप क्वांटिटी ऑफ मनी को डबल कर देते हैं तो इनके अकॉर्डिंग प्राइस लेवल है वो भी डबल हो जाएगा और वैल्यू ऑफ मनी है वो हाफ रह जाती है। यानी इसे 100% आपने इंक्रीज करा, प्राइस है वो भी 100% इंक्रीज हो जाएंगी और वैल्यू ऑफ मनी है वो 100% इसमें डिक्रीज हो जाएगी, यानी वो आधी रह जाती है। इसको डबल करोगे तो ये आधा रह जाएगा। ऐसे ही आप हाफ क्वांटिटी ऑफ मनी रखते हैं, यानी मुद्रा की मात्रा को आप आधा कर देते हैं तो प्राइस लेवल है वो भी हाफ हो जाएगा, लेकिन वैल्यू ऑफ द मनी है वो उस केस में डबल हो जाता है। ये इनके अकॉर्डिंग है। यानी जो क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी है वो सिंपली अपने को स्टेट करती है कि किसी भी कमोडिटी का जो प्राइस लेवल है गुड्स एंड सर्विसेज का, वो करेंसी इन सर्कुलेशन या मनी इन सर्कुलेशन या मनी सप्लाई है उसके साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन में पाया जाता है, उनमें प्रत्यक्ष संबंध पाया जाता है। अगर वस्तुओं की कीमतें बढ़ रही हैं इट मीन्स क्वांटिटी ऑफ मनी यानी मुद्रा की मात्रा को भी बढ़ाया गया है, और वस्तु और सेवाओं की कीमतें कम हो रही है इसका मतलब मुद्रा की जो मात्रा है उसको भी कम करा गया है। फिर उसके बाद में इनकी इक्वेशन आती है और इक्वेशन में फिर एक सिंपल से एग्जांपल से देखेंगे कि वास्तव में वैल्यू ऑफ मनी कैलकुलेट कैसे करा जाता है। इनका 2 साइड हैं वो इन्होंने मानिए, एक तो डिमांड साइड होती है और एक होता है सप्लाई, यानी मुद्रा की मांग में क्या क्या आता है और मुद्रा की पूर्ति में क्या क्या आता है। स्टार्टिंग इनिशियल लेवल पे जब क्रेडिट मनी का कंसेप्ट नहीं था उस टाइम पे ये इक्वेशन है वो PT इज इक्वल्स टू MV होती थी। P यहाँ पर है वो प्राइस ऑफ कमोडिटी है, T यहाँ पर नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स है, M यहाँ पर सप्लाई ऑफ मनी है और V यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ मनी है, यानी मुद्रा का चलन वेग कितना है। तो PT है वो तो हो गई यहाँ पर डिमांड और MV है वो हो गई यहाँ पर सप्लाई, यानी जितने ज़्यादा ट्रांजैक्शन होंगे किसी भी कमोडिटी के उतनी उसकी डिमांड है वो इंक्रीज होती जाती है। और सिमिलरली फिर आपकी मॉनेटरी सप्लाई अथॉरिटी है लाइक RBI या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, उसको मनी सप्लाई है वो इंक्रीज करना पड़ता है और उसमें उसकी वेलोसिटी इंक्लूड हो जाती है तो वो कंप्लीट सप्लाई पार्ट हो जाता है। बट फर्दर क्रेडिट मनी का कंसेप्ट आया, इसीलिए मनी सप्लाई में 2-3 चीज़ें मेनली इंक्लूड करी जाती हैं। एक तो मेटेलिक मनी जो धात्विक मुद्रा होती है जिसमें सिक्के आते हैं, दूसरा पेपर करेंसी यानी पत्र मुद्रा जिसमें करेंसी नोट्स आते हैं, और थर्ड बैंक के जो चेक्स और ड्राफ्ट हैं उनको भी मनी सप्लाई में इंक्लूड करते हैं। लोन्स वगैरह दिए जाते हैं चाहे वो चेक के थ्रू हो या किसी और मीडियम से, वो क्रेडिट मनी में आने लग जाते हैं। तो आजकल इक्वेशन है वो फर्दर मॉडिफाई होकर के ये MV फिर इसमें M1 और V1 को इंक्लूड करा जाता है। M1 है वो क्रेडिट मनी होता है और V1 वेलोसिटी ऑफ क्रेडिट मनी होता है। ये फाइनल इक्वेशन है वो बन के निकलती है क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी की। अब इसमें एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए किसी सर्टेन टाइम पर एक इकोनॉमी में 1000 कमोडिटी है वो आपकी यूज में आती है, या फिर इसे 2000 मान लीजिए, और प्राइस है वो ₹2 पर यूनिट है किसी भी कमोडिटी की। इसी पर्टिकुलर टाइम पे जो मनी इन सर्कुलेशन है या मनी सप्लाई है वो 1000 रुपीज़ है और इसकी वेलोसिटी है वो मान लीजिए 4 टाइम्स है, यानी 1000 रुपये का नोट है उसकी परचेजिंग पावर वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करने के बाद में 4000 हो जाती है। अब उस केस में आप इसकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं? PT इज इक्वल्स टू MV यहाँ पर हो जाता है। फिर इसमें आप लोग कैलकुलेट करना चाहें तो डिवाइड करके कैलकुलेट करा जाएगा, जिसमें फाइनली MV अपॉन PT हो जाता है। यहाँ पर MV की बात करें तो 1000 मल्टीप्लाई बाय 4 अपॉन प्राइस है वो 2 है, नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन है वो 2000 है, यानी 4000 डिवाइड बाय 4000 इज इक्वल्स टू 1।
यानी 1 रुपये में आप 1 कमोडिटी परचेज कर सकते हैं। अब मान लीजिए आप यहाँ पर मनी सप्लाई को इंक्रीज कर देते हैं 50% से। 50% से अगर आप इसको इंक्रीज करते हैं तो उस केस में ये 1500 हो जाएगा। तो उस केस में क्या फ़र्क पड़ता है आपकी वैल्यू ऑफ द मनी पर? तो उस केस में MV है वो अब चेंज होगा 1500, वेलोसिटी अनचेंज्ड है 4 रहेगी, अपॉन प्राइस सेम है और 2000 आपके ट्रांजैक्शन होते हैं ये भी सेम अज्यूम करे गए। तो उस केस में 6000 डिवाइड बाय 4000 यानी 1.5 हो जाएगा। इसका मीनिंग क्या आता है? पहले 1 रुपये में आप एक सिंगल कमोडिटी यानी सिंगल यूनिट ऑफ कमोडिटी परचेज कर सकते थे, बट अब आपकी मनी सप्लाई इंक्रीज होने से वैल्यू ऑफ द मनी है वो कम हो जाती है। जो आपने 50% यहाँ इंक्रीज करी, यहाँ पर आपकी वैल्यू ऑफ द मनी 50% कम हो जाएगी। यानी अब एक सिंगल कमोडिटी परचेज करने के लिए आपको 1.5 रुपये है वो देना पड़ेगा। ये इस पर्टिकुलर थ्योरी का क्रक्स निकल के आता है। यानी इस थ्योरी के अकॉर्डिंग आपकी जो प्राइसेज हैं उनका और क्वांटिटी ऑफ मनी का डायरेक्ट प्रोपोर्शनल रिलेशन होता है, प्रत्यक्ष आनुपातिक संबंध होता है। अगर क्वांटिटी ऑफ मनी को इंक्रीज करेंगे तो उस केस में प्राइस लेवल है वो इंक्रीज होगा, और क्वांटिटी ऑफ मनी एंड वैल्यू ऑफ द मनी है उसमें इन्वर्स प्रोपोर्शनल रिलेशन होता है, विपरीत आनुपातिक संबंध उसमें पाया जाता है। अगर आप क्वांटिटी ऑफ मनी को इंक्रीज करते हैं तो उस केस में वैल्यू ऑफ द मनी है वो डिक्रीज हो जाता है। ये पर्टिकुलरली इस थ्योरी में बताया गया है। अब नेक्स्ट वीडियो में इसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन और इसकी क्रिटिसिज्म क्या क्या है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।